न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। गुजरात में यूसीसी लागू करने की सरकार तैयारी कर रही है, जहां एक तरफ आदिवासी समुदाय के लोगों को यूसीसी से बाहर रखा गया है, वहीं दूसरी तरफ इस कानून का सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के लोगों को जबरदस्ती इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। जब से ये तैयारी की जा रही है तब से मुस्लिम समुदाय के लोग जबरदस्त इसका विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुछ दिन पहले ही दिल्ली में कमेटी के अध्यक्ष रंजना देसाई से मुलाकात की थी। इस वक्त हमारे साथ में मुस्लिम हितरक्षक समिति के को कन्वीनर वासिफ हुसैन शेख साहब मौजूद है। ये भी उस मुलाकात में मौजूद थे। इन्हें से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुलाकात क्या थी और किस तरीके से बातचीत हुई। वासिफ साहब, आपने वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये है कि मुलाकात हुई, किन मुद्दों पर बात हुई और क्या उन लोगों की तरफ से प्रतिभाव आए? जी देखिए, गुजरात मुस्लिम हितरक्षक समिति जब से यूसीसी की कमेटी का गठन गुजरात में किया गया उस रोज से ये एक्टिव है और हमने अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स पूरे गुजरात में दिए हैं। जहाँ एक तरफ हम मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं इस सिलसिले में, वही हमने ये कोशिश की कि जिस समिति को या जिस कमेटी को ये काम सौंपा गया है हम उनसे मुलाकात करें और उन तक अपना जो प्रतिभाव हो उन तक हम पहुँचाने की कोशिश करें। इसकी कोशिश हम पहले दिन से कर रहे थे। तो समिति की तरफ से हमें सूरत में बुलाया गया था, लेकिन सूरत में जब हमको बुलाया गया तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि जो वक्त हमें दिया गया उस वक्त कई लोगों को बुला लिया गया, तो हम ऐसे मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते थे कि जहां पर सिर्फ हो हल्ला होने वाला है। इसलिए हमने उस मीटिंग का बायकॉट किया था। आप सब जानते हैं, हमने उसका ऐलान भी किया था बाकायदा जी। फिर जब हमने उसका ऐलान किया, बायकॉट का ऐलान किया, तो फिर समिति की तरफ से हमें अप्रोच किया गया और ये कहा गया कि अब हम आपको दिल्ली में वक्त दे सकते हैं, तो अब अगर चाहे तो दिल्ली आए। तो हम सब ने फैसला किया कि अगर वहां पर हमको एक डिग्निफाइड वक्त मिलता है 3-4 घंटे का, तो वहां जाएंगे और अपने डेलीगेशन की तरफ से हम वहां पर अपनी बात रखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 12 अप्रैल शनिचर के दिन हमें वहां बुलाया गया था। हम पूरी गुजरात मुस्लिम हितरक्षक समिति, जो गुजरात की तमाम दीनी मिली इदारों की एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म है, तो तमाम उसके जिम्मेदार उसमें शामिल है, तमाम लोग गए। और साथ ही साथ गुजरात के जो जिनको हम कह सकते हैं कि बड़े लीगल एडवाइजर या बड़े लीगल लोग हैं, जो कानून के जानकार हैं, वो भी इसमें शामिल थे और महिलाएं भी उसके अंदर शामिल थी। हम उनके पास गए, हमने दो टूक अंदाज में उनसे कहा कि ये जो यूसीसी है इसका एक यूं कहे कि एक एग्जाम्पल हम उत्तराखंड में देख चुके हैं। तो हमें महसूस होता है कि चूंकि रंजना प्रकाश देसाई साहिबा वहां पर उत्तराखंड में यूसीसी जो आया उस कमेटी की भी अध्यक्ष थी और यहाँ जो यूसीसी और इस कमेटी के भी अध्यक्ष है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये कॉपी पेस्ट होगा। पहली चीज हमने उनके सामने रखी। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप इत्मीनान रखिए, उत्तराखंड की यूसीसी में गुजरात की यूसीसी में फर्क हो सकता है, हम कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। एक बात उन्होंने की। दूसरी बात जब हमने उनसे ये कही कि ये यूसीसी जो है ये हमारे शरीयत में मुदाखलत करता है, हमें कुरान की तालीमात पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने से रोक देगा। तो इस पे उन्होंने हमें मुसलमान के तमाम लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया कि आप इस पे आश्वस्त रहिए कि हम ऐसा कोई काम उसमें हम करने वाले नहीं है। ये आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। अब हम देखेंगे जब यूसीसी का ड्राफ्ट आएगा तो उसमें क्या बात होती है, तो उसके आगे की कार्रवाई फिर उस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। वासिफ साहब, सवाल ये उठता है, आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन कानून की जो पेचीदगियां होती हैं कहीं न कहीं वो मुसलमानों के खिलाफ आ जाती हैं कानून बनने के बाद में। जैसे उत्तराखंड का मामला आया कि आम जनमानस के दिमाग में एक चीज है कि आप खून के रिश्ते में शादी कर सकते हैं, उसमें रोक नहीं है, लेकिन जब उसकी बारीकी आप देखते हैं तो हकीकत कुछ और नजर आता है। तो ये आश्वासन किस तरीके से आप अस्वस्थ है इसमें? नहीं, उस आश्वासन से हम अस्वस्थ नहीं हो गए जी। हमें पता है उन्होंने वो आश्वासन दिया जो एक मौखिक आश्वासन है। बिल्कुल, आश्वासन उस वक्त सही हो सकता है जब वो हमें कुछ लिख के दे देते कि आप ये आश्वस्त रहिए कि आपने जो जो मुद्दे उठाए हैं हम इस मुद्दे को उसमें छेड़ने वाले नहीं है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है और हम भी आश्वस्त इसमें नहीं है। इसलिए अब हम उसके ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे हैं कि वो ड्राफ्ट कैसा होगा। फिर वो ड्राफ्ट जैसा होगा तो उसके बाद भी कई रास्ते मुसलमानों के लिए खुले हुए हैं।
जमीनी लड़ाई मुसलमान लड़ सकता है, प्रोटेस्ट कर सकता है, धरना कर सकता है, रैली निकाल सकता है, और इसके साथ साथ उस ड्राफ्ट को हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो बहरहाल वो ड्राफ्ट आएगा, यूसीसी गुजरात में आएगा ही, इस पे भी हमें कमी, हमारी समिति या मुझे कोई इसमें वो नहीं कि नहीं आने वाला, यूसीसी आएगा। तो वो कैसा आएगा उसको सामने रखकर फिर हम उसको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की भी तैयारी हमने रखी हुई है, और उसको हम जरूर चैलेंज करेंगे। और साथ ही साथ में आपने जो एक खास मुद्दा उठाया, ये मुद्दा हमने वहां भी उठाया था। हमने उनसे कहा, ये समिति के अध्यक्ष हो, पूरी समिति को, कि आपसे आदिवासी समाज ने बोला नहीं कि आप हमसे इसमें बाकात रखिए, आपने उनको बाकात रख दिया, वो पूरा समाज उसमें आप कवर नहीं करेंगे यूसीसी में। तो यूसीसी कैसे हुआ फिर ये, जब एक 12% जैसी आबादी है गुजरात में ट्राइबल्स की, जो तकरीबन 1.5 करोड़ बनता है, अगर 1.5 CR लोग इसमें यूसीसी में कवर नहीं हो रहे, तो यूसीसी कैसे है ये? अच्छा, वो बिना विरोध किए आपने उनको बाकात रख दिया। हम पूरे गुजरात की तरफ से आपके सामने आए, मुसलमानों की तरफ से पैगाम देने कि हमें यूसीसी बर्दाश्त नहीं है, हम उसको नहीं मान पाएंगे। तो आप जब वो बिना विरोध किए आपने उनको निकाल दिया, तो हमारा विरोध दर्ज कीजिए और हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए। जब हमने बात कही, दूसरा हमने उनके बात भी ये कही कि जब भी आप मुसलमानों के बारे में कोई फैसला करें, मुसलमानों के लिए कोई कानून बनाने लाए, तो आप मुसलमानों की वे ऑफ लाइफ को देखिए। मुसलमानों की जो जिंदगी है, मुसलमानों की जिंदगी खुदा मरकज है, रसूल मरकज है, और वो चाहते हैं खुदा मरकज, रसूल मरकज, कुरान मरकज जिंदगी बसर करके वो चाहते हैं उनकी आखिरत कामयाब हो जाए। यूसीसी जो है उनकी आखिरत के कामयाबी में एक रोड़ा है। कैसे रोड़ा है आप देखिए, कुरान मजीद में जहां पर यह बयान किया गया है कि आप निकाह इन लोगों से करो, तो वहां यह कहा गया है कि ये वो जो तरीका है जो अल्लाह बयान कर रहा है, और अगर तुम इस तरीके में अमल नहीं करोगे तो तुम जालिमून में शुमार हो सकते हो जी, है ना। जहां पर विरासत की बात कही गई है, वहां ये कहा गया ये अल्लाह की हदें हैं, और जो लोग अल्लाह की हदों को फलांगेंगे उनकी आखिरत बर्बाद होने वाली। तो कुरान ने निकाह हो, फिर इसी तरह तलाक का मामला देखिए, सूरह बकरा में तलाक की आयतें नाजिल हुई, तो वहां पर अगर तलाक के सिस्टम पे तुम अमल नहीं करते तो तुम्हारी आखिरत बर्बाद है। तो चाहे निकाह हो, तलाक हो, विरासत की तकसीम हो, या फिर एडेप्शन का तरीका हो, ये तमाम चीजें कुरान ने खोल के बयान की गई। अगर मुसलमान इन तरीकों पे अमल नहीं करता तो वो मुसलमान रह कैसे सकता है? वैसे साहब मैं एक बात कहूंगा, थोड़ा सा वो कड़े शब्द है कि यूसीसी यानी आपको काफिर बनाने के रास्ते पे ले जाने का एक तरीका है। आप इसे कैसे देखते हैं? और मुसलमानों के अंदर मुझे जहां तक लगा कि इसको लेकर थोड़ी सी बेदारी की कमी है, उसको कैसे कम किया जाएगा और किस तरीके से आगे आप लोगों की रणनीति रहेगी? ठीक है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि यूसीसी के ताल्लुक से लेकर मुसलमानों में कुछ कंफ्यूजन तो है। इसीलिए समिति ने जब इसका विरोध का प्रोग्राम चौकआउट किया है, वही हम खुतबात जुमा के जरिए, सेमिनार और सिंपोजियम के जरिए मुसलमान अवाम के बीच में हम जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि अब तक बात ये थी, जब भी यूसीसी की बात छिड़ी जाती थी तब हम ये सरकारों से कहते थे आप कोई ड्राफ्ट बताइए, तब हमको पता चले यूसीसी में क्या। तो एक ड्राफ्ट उत्तराखंड में आ चुका है, वो ड्राफ्ट आपको बता रहा है कि आपका निकाह का तरीका ये होना चाहिए, तलाक का तरीका ये होना चाहिए, विरासत की तकसीम इस तरह होनी चाहिए, और आपका कुरान ये कह रहा है कि निकाह ऐसे होगा, तलाक ऐसे होगी और विरासत इस तरह की तकसीम हो रही। तो ये अपोजिट है बिल्कुल। तो आप कुरान पे अमल नहीं कर पाएंगे। जब आप कुरान पे अमल नहीं कर पाएंगे तो क्या आप मुसलमान रहेंगे? आप खुद मुसलमान इस बारे में सोचें कि अगर वो कुरान पे अमल नहीं कर रहा है, रसूल की तालीम पे अमल नहीं कर रहा है, खुदा की बताई हुई हिदायत पे अमल नहीं कर रहा है, तो मुसलमान रह पाएगा? हो सकता है शायद वो कानूनी मुसलमान रहे, लेकिन जब उन तरीकों पे हम अमल नहीं करेंगे तो क्या हम आखिरत में कामयाब हो पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। ये तमाम मुसलमानों को सोचना चाहिए और इस पे बहुत ही सेंसिटिव इशू है ये, और तमाम मुसलमानों को सेंसिटाइज होकर इसके सामने आना चाहिए, इसकी मुखालफत करना चाहिए। बहरहाल हमने जो कोशिश की है, हमने QR कोड भी लॉन्च किया था, तो उस QR कोड को जो सा रिस्पॉन्स हम चाहते हैं वैसा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, हम उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है। लेकिन बहरहाल अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख लोगों ने उस QR कोड का इस्तेमाल किया है। अच्छा, दूसरे लोगों ने भी QR कोड लॉन्च किया है, कुछ मुस्लिम संस्थाओं ने, तो उसकी जो रिपोर्टें आ रही हैं पता चलता है कि 2 लाख 2.5 लाख लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो पता ये चला कि गुजरात के तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों ने QR कोड का इस्तेमाल करके अपनी मुखालफत पहुंचाई, लेकिन जो कि कम है। अगर हम ये सोचें कि गुजरात में 70 लाख मुसलमान हैं
तो 70 लाख मुसलमान है, अगर 35 लाख मुसलमान इस्तेमाल करता है मोबाइल, तो ये एक बड़ा मतलब वो है, गैप है। हाँ। इसमें मुसलमानों को और बेदार होने की जरूरत है। अभी भी 15 तारीख कल आई थिंक 15 तारीख है, तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। बड़े पैमाने पर इसको अपना विरोध दर्ज कराने की मुसलमानों को कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, बस एक सवाल ये है कि देश का जो लॉ कमीशन है वो ये कह रहा है कि देश में समानता जो है वो नहीं हो सकती है, यूसीसी पूरे देश में नहीं लागू हो सकता है। तो ये राज्य सरकारों को ये अधिकार कहाँ से मिल जाता है कि वो देश के ऊपर हो, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि देश का कानून है, इसे राज्य सरकारें मानने से इनकार नहीं कर सकती है। तो राज्य सरकारों के अंदर इतना पावर कैसे हो जाता है कि लॉ कमीशन की बातों को इनकार कर देते हैं? ये जो मुद्दा है, जहां पर हमने सही पहलू उनके सामने उठाया था, वही हमने ये लीगल इशू भी उनके सामने। हमारे जो लीगल एक्सपर्ट थे, मैं नाम भी दे देता हूँ, एडवोकेट ताहिर हकीम साहब थे, प्रोफेसर आकिल अली सैयद साहब थे, एडवोकेट इकबाल शेख साहब थे, गुलाब खान पठान साहब थे, इस तरह के लॉ एक्सपर्ट भी हमारे साथ थे। तो खास तौर पे ताहिर हकीम साहब ने, आकिल अली सैयद साहब ने और एडवोकेट खालिद शेख साहब, इन तमाम लोगों ने आर्टिकल 44 क्या है और उसकी कानूनी हैसियत क्या, वो बात रखी। और ये भी बात रखी कि आर्टिकल 44 ये कह रहा है कि जब पूरे देश में माहौल बन जाएगा तब यूसीसी आएगा। और वो आर्टिकल 44 ये भी कह रहा है कि पूरे देश के लिए आएगा। जब आप ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 44 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सामने रखकर हम यूसीसी ला रहे हैं, तब राज्य सरकारों को ये हक कैसे हासिल हो गया कि उत्तराखंड अपना यूसीसी लेकर आए, फिर गुजरात अपना यूसीसी लेकर आए, फिर दूसरी सरकार अपना यूसीसी लेकर आए? इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से ये बात आई और हम भी ये बात कहते हैं कि आर्टिकल 44 के वजह से आप अगर यूसीसी आप ला रहे हैं तो पूरे देश के लिए होना चाहिए। अगर हो भी तो जब पूरे देश के लिए भी आएगा तब भी हम उसका विरोध करेंगे, ये बात तो साफ है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस पूरा है यूसीसी लाने का गुजरात में या उत्तराखंड में जिस तरह आया है, ये एक गैर दस्तूरी अमल है जो उत्तराखंड के सरकार ने और गुजरात की सरकार ने किया है। एक सवाल ये भी उठता है वासिफ साहब कि जिस तरीके से इस देश के जो संवैधानिक अधिकार हैं, कहीं ना कहीं उस पे भी टकराव इसको हो रहा है, और आपके पास तो लीगल टीम होगी, किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है कि अगर ये पास हो गया, और होने वाला ही है क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है और उसके पास इतनी संख्या बल रही है कि विधानसभा में इस कानून का विरोध किया जाए, विधानसभा में पास हो जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, फिर मेरे ख्याल से राष्ट्रपति के पास साइन के लिए जाता है। अब अगर इसे चुनौती देना है तो हाई कोर्ट में किन पहलुओं को लेकर आप लोग जाएंगे? ये इस पहलू से भी हमने उनसे बात की। हमने कहा कि अगर आर्टिकल 44 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सामने रखकर आप पूरे समाज के लिए यूसीसी लाना चाहते हैं, आप उनको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो खासतौर पे यूसीसी असल में हमारे फैमिली लॉज को डिस्टर्ब करता है, और हर समाज का अपना फैमिली लॉ है, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो आदिवासी समाज हो, सबका पास अपना फैमिली लॉ है और वो उस पर अमल कर रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा कि आखिर ऐसी तो क्या गड़बड़ी इन फैमिली लॉज में हो गई है कि आप ये लाना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं? क्या आपके पास ऐसा कोई डेटा है? कोई ऐसा कोई डेटा ही नहीं है। क्या इन समाजों ने आपसे मांग की है कि हमारे यहाँ ऐसा मसला चल रहा है तो आप हमारे लिए एक लॉ लेकर आ जाए? इन समाजों ने ऐसी मांग भी नहीं की। तो ना कोई आपसे मांग कर रहा है, ना कोई आपके पास डेटा है, आप फिर जबरदस्ती क्यों यूसीसी ला रहे हैं? फिर हमने उनको ये बात उनके सामने रखी कि यूसीसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में दर्ज है, तो आर्टिकल 25 जो मजहब पे अमल करने की आजादी देता है उसका क्या होगा? ये तो दस्तूर कह रहा है ना, आर्टिकल 25 ने हमें मजहब पे अमल करने की आजादी दी है। तो आर्टिकल 26 हो, 27 हो, 29 हो, ये हमको हमारी मजहबी कस्टम्स और कल्चर पे अमल करने की आजादी देता है। फिर अब ये भी सवाल है कि आर्टिकल 21 जो है फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, तो हम मुसलमानों ने तो अपने चॉइस के साथ इस्लाम कबूल किया है ना, हम अपने चॉइस के साथ इस्लाम पे अमल कर रहे हैं, तो हमारी फ्रीडम ऑफ चॉइस का क्या होगा? अच्छा, ये सब चीजें दस्तूर हमको दे रहा है, तो क्या आप इन तमाम दस्तूरी आर्टिकल्स का उल्लंघन करना चाहते हैं, हनन करना चाहते हैं? और ये जो आजादी हर नागरिक को, मुसलमानों का आजादी नहीं है, हर नागरिक को आजादी है, तो जब ये इन आर्टिकल्स में आजादी दी गई है तो क्या आप इन आर्टिकल्स को ओवर रूल करके आप कुछ चीज लाना चाहते? तो ये कैसे टिकेगा? कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे टिकेगा? ये बात भी उन्होंने सामने रखी, और ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं टिकना चाहिए, सिवाय कि फिर जो बाबरी मस्जिद के साथ हुआ वो हो जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आप लोग जब मुलाकात करने गए, कुछ फोटोज उसके थे और सोशल मीडिया पे वो वायरल हुए। मैंने देखा कि फेसबुक में कुछ अहमदाबाद के मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता ही उस पर विरोध कर रहे हैं और तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी एक सवाल एकता वाली और जागरूकता वाली बात थी, अब इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको तो क्या है कि ये
विरोध बड़ा विरोध जैसा लगता है ये, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं एक बात तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो दीनी मिली तंजीमें हैं, इदारे हैं, इनके जिम्मेदार हैं, बहरहाल ये इंसान है, ये फरिश्ते नहीं है और इनसे गलती होने के इम्कान है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो गलती है, गलत है, तो ठीक है, वो गलती है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये फरिश्ते नहीं है, इंसान, इनसे गलती हो सकती है, लेकिन आप इनकी नीयतों पे और इनके इखलास पे शक नहीं कर सकते। आपको इनकी नीयतों पे, उनके इखलास पे शक नहीं करना चाहिए और ये मामला जो है फिर अल्लाह ताला पे आपको छोड़ देना चाहिए। नहीं, विरोध करने वाले लोग अगर कुछ करें तो विरोध करें तो अच्छा लगता है ना। अभी एसी के कमरे में बैठ के फेसबुक पे लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन दिल्ली जाना और सफर करना और चीजों को अपने जेब से खर्च करना, वो भी बड़ा मसला। ठीक है, वो तो बात है ही नहीं, तमाम चीजें लोगों को पता नहीं होती कि लोग किस तरह सफर कर रहे हैं, या ये इस चीज को भी ओवरऑल कर रहे हैं कि जब से यूसीसी का कानून आया है तब से दीनी मिल्ली इदारे पूरे समाज में क्या कर रहे हैं। खाली क्यूआर कोड लॉन्च करके हम बैठ नहीं गए ना, हम पूरे गुजरात भर में सफर कर रहे हैं और मुसलमानों को बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद जुमा के खुतबात हम चला रहे हैं, वहां पर लोगों को भेज रहे हैं, अब अलग अलग इलाकों में जाके सेमिनार सिंपोजियम कर रहे हैं। और हम जैसे लोगों के मसला ये होता है, असल में कर बहुत कुछ रहे होते हैं, लेकिन अब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल उस तरह नहीं करते कि हर चीज, यहाँ खाना खाया कि यहाँ पानी पिया और यहाँ जाके जुमा खुतबा दिया, या वो काम हम नहीं करते, हमारी आदत में शुमार है। इसलिए कभी कभी लोगों को चीजें पता नहीं होती है लोग कर क्या रहे हैं। तो बहरहाल कर बहुत कुछ रहे, समिति के हर जिम्मेदार बड़े बड़े दीनी मिली इदारों के जिम्मेदार हैं, बहुत सेंसिटिव लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। तो वो अगर आप वो फोटो शेयर करके कुछ लोग जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो वो सवाल जो खड़ा कर रहे हैं मेरे ख्याल से वो सवाल गलत खड़ा कर रहे हैं। दुख पहुंचता है। दुख तो मैंने कहा ना कि हम फरिश्ते तो है नहीं, इंसान है, तो दुख तो होगा, लेकिन बहरहाल लेकिन फिर भी हम वो सब जो लोग हैं वो सब हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और हम उनसे भी बातचीत करेंगे और बातचीत करते रहते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। तो ये थे वासिफ साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि अगर सरकार का मनसा नेक होता, ठीक होता, तो अगर राज्य में यूसीसी लाना है, समानता लाना है, तो तमाम धर्म, जाति, मजहब के मानने वाले लोगों को इस कानून के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन इस सरकार की मनसा नेक नहीं है, इसीलिए एक बड़ी आबादी को इस कानून के दायरे से बाहर रखने की कोशिश कर रही है, और मुस्लिम समुदाय जो अपने शरीयत पर अमल करता है, उसके शरीयत से उसे दूर करने के लिए इस कानून में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। कमेटी से जुड़े लोगों से इन लोगों की मुलाकात हुई और बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत की। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इनके मुद्दे को कमेटी किस गंभीरता से लेती है और जो कानून का एक फॉर्मेट बनता है उसमें किस जगह पे इनकी मांगों को रखती है।